नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं गणित प्रश्न बैंक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके अध्याय 1 से अध्याय 5 तक के अध्यायों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हमने पूरे विस्तार के साथ में आपको हल करके बताए थे कि किस प्रकार उस प्रश्न का उत्तर आता है। आइए इसी क्रम में हम आगे अध्याय 6 त्रिभुज के वाले पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ 1 अंक के प्रश्नों की यदि बात करें तो 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाना है। अब इन 1 अंकों वाले प्रश्नों को हम देखते हैं। से विकल्प का चयन कीजिए वाले प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस कथन को निम्नलिखित नाम दिया जाता है। तो ये जो हमारा थेल्स प्रमेय का कथन है और इसे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, मतलब ये आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का कथन है। साथियों, इस प्रकार से 1 नंबर में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आप थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, तो आपको ये कथन लिखना आना चाहिए। अगला हमारा सही विकल्प है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B होगा। त्रिभुज ABC की 3 भुजाएं हमको यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले हम ऐसा देखते हैं कि क्या यहाँ पर पाई प्रमेय लागू हो रही है। इसी कल्पना करके हम भी जांच करें तो जो सबसे छोटे मान हमारे हैं वो 6√3 और 6 सेंटीमीटर है। इन 2 भुजाओं का हम वर्ग करके देख लेते हैं। तो 6√3 का यदि हम वर्ग करेंगे प्लस √6, इसका 6 का भी वर्ग कर लेते हैं। तो 6√3 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और √3 का वर्ग हो जाएगा 3। 6 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 36। अब ये हमें मिलेगा 36 गुणित 3 करेंगे तो 108 धन 36, तो ये हमें मिल जाएगा 144। जबकि इसी प्रकार जो हमारी तीसरी भुजा है वो 12 सेंटीमीटर की है। यदि हम उसका भी वर्ग करें तो 12 का वर्ग भी 144। मतलब हमने पाया कि 2 भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हमें मिलता है, 144 मिलता है। मतलब कि वो एक समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज यदि वो होगा तो इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा कि ये AC और ये B, सबसे बड़ी भुजा हमारी AC है 12, और ये जो हमारा BC है ये 6 है और 6√3 हमारा जो है लंब है। तो इस प्रकार से कोण B की माप हमसे पूछी जा रही, तो वो कोण B है समकोण होगा, मतलब वो 90 डिग्री का होगा। इस प्रकार से उसका जो उत्तर जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। फिर हम देखते हैं अगला हमारा, किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर AB और CD 3 है, EC 4 है और BE जो है 6 सेंटीमीटर है। इस प्रकार के चित्र की कल्पना यदि हम करें कि यहाँ पर हमारा जो DE है वो AB यहाँ पर नाम दे देते हैं, AB के समांतर है और ये हमारा ऊपर C है। अब हमसे कहा जा रहा है कि जो CD है वो है 3 सेंटीमीटर इस तरह से। तो हम ये कहें कि CD जो हमारा 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये 3 सेंटीमीटर हो गया। EC जो है वो हमारा है 4 सेंटीमीटर हो गया और BE जो है वो हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो हमें ये AD ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं थेल्स प्रमेय का जो कथन है उसकी सहायता से देखें तो ये 3 मतलब DC बटे DA। इसी प्रकार EC मतलब 4 के बटे में EB मतलब 6। अब इसका हम क्रॉस गुणा करके इसको हल कर लेते हैं। पहले इसको 4 को हम काट लेते हैं 2 से और ये 3 बार। इसके बाद में लिखेंगे 2DA, क्रॉस गुणा करेंगे तो 2DA बराबर 9, मतलब कि DA बराबर या AD बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 9/2 मिल जाएगा। इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा 9/2 का मतलब क्या होगा 4.5, 4.5 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 4.5 सेंटीमीटर में DA मिल जाएगा। मतलब थेल्स प्रमेय की सहायता से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। अगला हमारा है चौथा प्रश्न, एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण। देखिए यहाँ एक भुजा, पहली भुजा हमारी क्या है, एक भुजा, और अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब ये जो दूसरी 2 भुजा है ये लंब और आधार है। तो पहली भुजा हमारी क्या है, कर्ण है। यहाँ कर्ण की बात हो रही है, मतलब जो पहली भुजा है वो कर्ण है और समकोण त्रिभुज की शर्त हो रही है। और कर्ण अगर ये है तो कर्ण के सामने की जो भुजा है 90 डिग्री की होती है। इस प्रकार से उसका जो सही उत्तर जाएगा A वाला हो जाएगा। आगे हम चलें तो अब की बार फिर एक थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्न हमको मिल रहा है। त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है। देखिए इस तरह से इसका चित्र बन जाएगा। ये हमारा A B और ये C, इस तरह ये D और ये E। DE जो है BC के समांतर है। तो यह AD बटे DB, अब AD का मान कितना है, x है, बटे DB का मान कितना है, x ऋण 2 है, बराबर AE बटे EC। तो AE का मान है x धन 2 बटे EC का मान कितना है, x ऋण 1।
इस तरह से। अब इसको हल करके हमको क्या है, x का मान ज्ञात करना होगा। तो पहले हम इसका क्रॉस गुणा करते हैं, x का x माइनस 1 में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का x प्लस 2 में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हमें मिलेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो हमें मिलेगा माइनस का x माइनस के 4 के बराबर, माइनस का x माइनस 4 के बराबर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा x बराबर 4। इस तरह से इसका उत्तर में मिलेगा x बराबर 4, मतलब बी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति की बात कर लेते हैं। तो पहला रिक्त स्थान हमारा है, सभी वृत्त समरूप होते हैं, पहले में समरूप आ जाएगा, फिर सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो है सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। फिर चौथे में दो समान कोणिक त्रिभुजों की में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। इसी प्रकार पांचवें रिक्त स्थान में समांतर, ये तो डायरेक्ट जो होते हैं वही हमको पता होता है, इसके आधार पर इसको हल करने की तो आवश्यकता नहीं, इसलिए डायरेक्ट इसके उत्तर में आपको बता रहा हूँ। अब हम देखते हैं सत्यासत्य की ओर चलते हैं। इसी प्रकार मैं सारे प्रश्नों के आपको हल करके बताऊंगा जो हल करने योग्य हैं, लेकिन जो परिभाषाएं हैं, सूत्र हैं, उनको डायरेक्ट ही अपन देखते हैं। सत्यासत्य की बात करें तो हमारा पहला वाला ऑप्शन, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, ये कथन हमारा सत्य है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज में क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होंगे, ये हमारा सत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के अंतर के बराबर होता है, तो ये हमारा जो है असत्य है। इसके बाद में चौथा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण बराबर समकोण होता है, ये भी हमारा सत्य है। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये असत्य है, यह बिल्कुल होता ही नहीं है। और उसके बाद क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो ये सत्य है। इस तरह से हमारे पार्ट 6 जो है इसके ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं। आइए अब हम हमारे अगले पार्ट मतलब पार्ट 7 के ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति की हम बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति वाला पार्ट भी जो है इसमें से भी 2 प्रश्न हमारे 1 अंक के पूछे जाएंगे। तो आइए हम सही विकल्प से प्रारंभ करते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक तो फिक्स है सूत्र के माध्यम से कि इसका जो है 0 0 मतलब 0 0 ही होता है। इसके बाद में आगे अलग ऑब्जेक्टिव चलते हैं। तो एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक। देखिए एक्स अक्ष पर मतलब एक्स अक्ष पर है और मूल बिंदु से 4 इकाई, मतलब तात्पर्य है कि एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होगा और एक्स का मान क्या हो जाएगा 4। तो ऐसी स्थिति में हमारा बिंदु हो जाएगा बी वाला, मतलब एक्स का मान 4 और वाई का मान 0, निर्देशांक हो जाएंगे 4 0। इसके बाद में तीसरा हमारा है x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र होगा। तो स्पष्ट रूप से दूरी का सूत्र यहाँ पे पहला वाला ही होगा, क्योंकि यहाँ पे x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग यहाँ पे लिखा हुआ प्लस लिखा हुआ है, इस तरह से ये होगा। यहाँ ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, इसलिए भी पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार हम देखें आगे तो 8 6 और 0 0 के बीच की दूरी, तो यहाँ पर हम दूरी का सूत्र लगाएंगे 8 माइनस 0 का वर्ग और 6 माइनस 0 का वर्ग, दूरी का सूत्र हम लगाएंगे। तो 8 का जो स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का हो जाएगा 36, इस प्रकार से हो जाएगा √100 और 100 को लिखेंगे 10, मतलब हमारा जो दूरी का सूत्र को हल करके निकालेंगे तो उसका उत्तर क्या आएगा 10 आएगा। तो हमारा इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा बी वाला। इसके बाद पांचवा है x1 y1 a और b x2 y2 को मिलाने वाले मध्य बिंदु के जो मध्य बिंदु का सूत्र जो होता है वो ये वाला ही होता है, पहला वाला x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। इसी सूत्र की सहायता से प्रश्न नंबर हम 6 वाला भी हल कर सकते हैं। 1 2 और 3 4 के मध्य बिंदु, तो 1 प्लस 3, देखिए x1 प्लस x2 मतलब 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3/2 और 2 प्लस 4, 2 प्लस 4/2। इसको हल करेंगे तो 1 प्लस 3 मतलब 4/2 और 2 प्लस 4 मतलब 6/2। इसको हल करें यदि आगे हम तो 4/2 मीन्स 2 और 6/2 मीन्स 3, मतलब 2 3 हमारा मध्य बिंदु होगा। तो 2 3 जो हमारा बिंदु होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वाला। इस तरह से अब हम चले रिक्त स्थान की पूर्ति की ओर। तो एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक हमको दिए हैं, तब उसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। पहले सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि किसी वृत्त के व्यास के जो सिरे होते हैं, तो जो व्यास होता है और उसमें जो केंद्र है वो केंद्र हमेशा क्या होता है मध्य बिंदु होता है। चूंकि केंद्र क्या होता है हमेशा मध्य बिंदु होता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा मध्य बिंदु का ही सूत्र अप्लाई करना होगा। तो हमारा जो केंद्र का निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाएगा, मध्य बिंदु का सूत्र हो जाएगा -3 + 3/2, इसका x वाला x1 और ये अपना x2। फिर इसी प्रकार 4 - 4/2, तो
तो चूंकि ये दोनों जीरो और ये भी जीरो, 0/2 जीरो और ये भी जीरो, तो इस प्रकार से हमें मिलेगा वो मूल बिंदु मिलेगा, मतलब उसका उत्तर क्या जाएगा 0 0 हो जाएगा। इसके बाद में 4 5 चतुर्थांश में है, तो चूंकि x का और y का दोनों का मान धनात्मक है, इसलिए इसका जो चतुर्थांश होगा वो प्रथम चतुर्थांश होगा। कि प्रथम चतुर्थांश के में क्या होता है कि जो x और y के मान धनात्मक होते हैं, इसलिए प्रथम चतुर्थांश ये होगा। सत्य की बात करें, किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है, तो वह x अक्ष पर होगा। ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि भुज का मान, मतलब अगर भुज का मान 0 है और वो कोटि का मान 3 है, तो वो y अक्ष पे स्थित होगा, ये x अक्ष पे नहीं होगा। इसमें यहाँ पे क्या लिखा है कि ये y अक्ष पे होगा, तो ये गलत है, जबकि ये कहाँ होगा, y अक्ष पे होगा। इसी प्रकार y अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 10 0 होंगे, तो ये भी असत्य होगा। क्योंकि y अक्ष पर हम कहें जब y अक्ष पे स्थित है तो फिर x का मान 0 होगा, जबकि यहाँ पर क्या है 10 मान दिया हुआ है x के स्थान पे, तो ये भी हमारा सत्य है। इसके बाद में p x y की मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र है, हम अगर दूरी के सूत्र को ऐसे अप्लाई करके देखें तो ये y-0 का वर्ग, और इसको हल करेंगे तो वही x² प्लस y² आ जाएगा, मतलब सही आ जाएगा। इस तरह से हम कहेंगे कि ये वाला हमारा सत्य है। फिर y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 y के रूप में होते हैं, तो ये सत्य है, क्योंकि y अक्ष पे x का मान 0 होता है और y का मान कुछ होता ही है। इस प्रकार से हमारा पहला दूसरा असत्य है और तीसरा चौथा जो है वो सत्य हो जाएगा। आइए एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले जो प्रश्न है इनकी बात हम करें, तो पहला हमारा है 3 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो 3 - 0 मूल बिंदु मतलब 0 0 और 4 - 0 इसका हम निकालेंगे मान, तो 3 - 0 मतलब 9 और 4 का जो स्क्वायर हम करेंगे तो हो जाएगा 16, तो हो जाएगा √25 और √25 इट मीन्स 5, मतलब उसका उत्तर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। बिंदु -1 2 और 3 - 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो देखिए -1 + 3/2 और 2 - 4/2 इस तरह से, तो -1 + 3 मतलब 2/2 और -2/2, तो 2/2 मतलब 1 और एक -1, मतलब उसके निर्देशांक क्या होंगे मध्य बिंदु के, तो 1 - 1 होंगे। इसके बाद में जो तीसरा है इसका बिंदुओं -3 4 और 2 3 -3 4 और 2 3 को मिलाने वाली जो कि बीच की दूरी है वो निकाले यदि हम, तो -3 - 2 का वर्ग और 4 - 3 का वर्ग, और इसको रूट के अंदर बंद भी करना है हमें, तो -3 - 5 का वर्ग हो जाएगा तो 25, और यहाँ 1 बचा उसका वर्ग करेंगे तो 1, मतलब √27 हमें 26 इसका आंसर हमें मिल जाएगा। इस तरह से इस वाले पार्ट के भी ऑब्जेक्टिव हमारे समाप्त होते हैं। आए अगले पार्ट पे चलते, तो यहाँ जो हमारा अगला पार्ट है त्रिकोणमिति का परिचय, और इसमें से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 6 नंबर के आएंगे, मतलब यहाँ पर 6 अंक के सबसे अधिक एक ऐसा मात्र पार्ट जिसमें 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इस पार्ट से सही जोड़ी अक्सर पूछी जाती है, तो सही जोड़ी वाले प्रश्नों को हम हल करने जाते हैं। साइन थीटा जो है, तो यहाँ पर आप देखिए वैसे तो साइंस इस त्रिकोणमिति के बहुत सारे उत्तर होते हैं, लेकिन जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें से कौन सा संभव उत्तर है वो हमें देखना होता है। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। फिर सेक का कोस में हम गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है, सूत्र ही है ये 1 होता है। tan 30 का मान, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। इसके बाद में कोट थीटा, तो देखिए कोट थीटा को हम लिख सकते हैं, पहले यहाँ पे इसको ऐसे समझा जाए कि कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा, फिर कोट स्क्वायर थीटा जो सर्वसमीका से कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है, -1 हो जाएगा इसमें आगे, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह 5 वाला हो जाएगा। फिर सेक 90 - थीटा, तो सेक 90 - थीटा का ये सूत्र है कोसेक थीटा। इस तरह से सारे इसके सही जोड़ी के मिलान हो जाते हैं। अगली सही जोड़ी भी चलते हैं, तो कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान होता है फिक्स है ये 2/√3। फिर tan 90 - थीटा, तो tan 90 - थीटा का उत्तर हो जाएगा कोट थीटा। फिर साइन 48 और सेक 42 और कोसेक 48 और कोसेक 42, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। आइए इसको मैं लास्ट में करके भी दिखाऊंगा। साइन स्क्वायर थीटा पर कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा और tan 90 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस तीसरे वाले का उत्तर ऐसा कैसे आता है। तो देखिए साइन 48 को हम लिख सकते हैं साइन 90 - 42, तो ये हो जाएगा हमारा अगले स्टेप में कोस 42। इसी प्रकार कोस 48 को हम लिखेंगे कोस 90 - 42, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 42। अब ये साइन कोस 42 और साइन 42 हुआ,
तो यहाँ cos 42 डॉट सेक मतलब cos डॉट सेक एंगल में 42, तो इसका मान 1 हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार यहाँ पर साइन की जगह इस cos 48 की जगह हम साइन 42 लिखेंगे तो 1 इसका मान भी साइन और कोसेक जो है इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से इसका उत्तर आएगा। फिर हम देखें सही जोड़ी के जो नंबर 3 का हम उत्तर देखते हैं। तो सही जोड़ी नंबर 3 में सेक 3 थीटा माइनस टेन 3 थीटा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, क्योंकि 1 + टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है, तो 10 इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस का हो जाएगा। इसके बाद में 2 10 डॉट कोट, तो 10 डॉट कोट का मान 1 होता है, लेकिन 1 का गुणा 2 में करेंगे तो हमको मिलेगा इसका उत्तर 2। 1 + टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका सेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा कोट स्क्वायर, और कोसेक 90 माइनस तो ये हो जाएगा सेक। इसके बाद में सही जोड़ी नंबर 4 की बात करें यदि हम, तो 1 + कोट स्क्वायर, इसका हो जाएगा लास्ट वाला 5, ये 5 हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, सेक थीटा का 1/, कोस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो ये हमेशा फिक्स है 1 होता है, और साइन 10 60 डिग्री तो √3, और सेक 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। इसी प्रकार सही जोड़ी नंबर 5 की हम यदि बात करें तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 10 90 माइनस थीटा तो ये जाएगा कोट थीटा, अंडर कोस स्क्वायर, तो अंडर कोस स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा साइन। 1 + कोट स्क्वायर, तो 1 + कोट स्क्वायर जो है ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कोसेक स्क्वायर, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। इसी प्रकार हम चलें सही जोड़ी नंबर 6 की ओर, तो साइन 60 डिग्री का मान फिक्स है √3/2, 1 + टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1/, सेक तो ये कोसेक हो जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिखें या कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर लिखें, बात है कि इसका मान 1 हो जाएगा, और इसी तरह जो बचा हुआ है ये कोट स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से साथियों हमारी इस पार्ट की सही जोड़ी भी के साथ में ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं। अब हम पार्ट 10, क्योंकि पार्ट 9 तो सिलेबस से हट गया है, तो पार्ट 10 जो हमारा है इसकी सही जोड़ी की बात करें तो इसके सही विकल्प की बात करें तो 2 नंबर के यहाँ से हमारा सही विकल्प पूछे जाना है। तो जो हमारा पहला प्रश्न होगा सही विकल्प का वो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है, तो PQ की लंबाई हमें ज्ञात करना है। देखिए एक चित्र हम बनाते हैं, चित्र की सहायता से इस सवाल को हम हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, केंद्र है जो कि O है। अब यहाँ कोई बिंदु Q है और यहाँ इस पर परिधि पर स्थित कोई बिंदु P है। इस तरह से ये हमारा चित्र है। ये अब हमें ये कहा जा रहा है कि PQ की लंबाई हमें ज्ञात करना है, तो ये जो हमारा PQ है ये हमें ज्ञात करना है। इसके बाद में OQ जो हमको दिया है वो कितना दिया है, वो हमको दिया है 12, जबकि जो त्रिज्या है वो हमारी है 5। तो हम जानते हैं कि ये जो यहाँ पर कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है, मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है, मतलब ये जो त्रिभुज हमारा है समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज यदि हो गया तो हम कहेंगे कि OQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। अब इस सूत्र में हम मान रखें तो OP का जो हमारा वर्ग है, ये जो हमारा क्या है 12, 144 हो जाएगा इसका वर्ग करेंगे तो, और OP जो है हमारा है क्या है, ये 5 है तो इसका वर्ग करेंगे तो 25 और प्लस PQ का वर्ग। इसे यदि हम हल करेंगे तो PQ का जो वर्ग होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, PQ का वर्ग जो होगा उसको हमको मिलेगा 119, और हम वर्ग हटा करके इस पर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, तो ये वर्ग का हटकर रूट लग जाएगा, मतलब इसका उत्तर आ जाएगा √119। और जो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा सही, इस प्रकार से 119 करनी के अंदर 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न को देखें तो एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी जो है 25 सेंटीमीटर, और वृत्त की त्रिज्या हमें याद करनी है। आइए इसका भी हम चित्र बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा कोई बिंदु Q है और ये हमारा बिंदु O हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि स्पर्श रेखा जो है, मतलब ये स्पर्श रेखा है हमारी, तो इसकी जो लंबाई है वो तो है 24, और ये जो है केंद्र से दूरी मतलब ये 25 है, और ये मान लो हमारा P है, तो ये हमें त्रिज्या इसकी याद करना है। तो चूंकि हमने फिर बता दिया कि ये 90 डिग्री का कोण बनता है, मतलब ये OQ हमारा कर्ण है, तो 25 का वर्ग हो जाएगा हमारा 625। ठीक है, कर्ण का वर्ग, और OP हमारा ऐसा कैसा त्रिज्या, और 24 इसका 24 का वर्ग हम करेंगे तो वो हमको मिल जाएगा 576।
तो यहाँ से OP का जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 625 माइनस 576, और ये हमें क्या मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा 49। तो हम इसका वर्ग हटाएंगे तो हमें मिलेगा OP बराबर 7, मतलब इसका उत्तर आ जाएगा हमें, इसका उत्तर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है, एक बिंदु P से Q और केंद्र की ओर किसी वृत्त PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हुई है, तो हमें POA का मान बताना है। अब देखिए इसे भी हम चित्र के माध्यम से ही समझा पाएंगे, तो आइए एक चित्र बनाते हैं। ये हमारा वृत्त है, ठीक है, और कोई बिंदु PA ऐसा है इस प्रकार से बाहर, और यहाँ पर हमारा कोई बिंदु O है। अब यहाँ से कोई स्पर्श रेखाएं जा रही है, मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। ये बिंदु A यहाँ पे इस पे स्पर्श करता है और ये बिंदु B पे स्पर्श करता है, और यहाँ जो कोण हमारा बनता है ये कितने का बनता है, ये बनता है हमारा 80 का, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे इसको हम मिला देते हैं, ये 80 का बनता है। अब मैंने फिर बताया कि स्पर्श रेखा जो होती है और यहाँ ये त्रिज्या, इसके बीच का जो कोण होता है ये हमेशा फिक्स 90 डिग्री का होता है, और ये अगर टोटल 80 का है तो इस इधर का वाला जो पार्ट इधर का भी 40 का और इधर का भी 40 का, दोनों 40 के हो गए, तो 90 और 40, अब बचा 50, मतलब ये इतना जो भाग होगा हमारा कितना हो गया 50, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। मतलब कि ये जो हमसे पूछा जा रहा है, जो कोण हमसे उनको ज्ञात करने के लिए दिया जा रहा है, कोण POA, ये हमारा कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 का, इस तरह से। तो इसका उत्तर हो जाएगा A वाला। इसी प्रकार चौथे प्रश्न की बात करें तो TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये भी इस प्रकार का प्रश्न है, और POQ जो है 110 है। आइए इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा एक बिंदु T है और ये हमारा वृत्त है, तो उस T से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं P है और ये हमारा Q है, इसके बाद में ये हमारा बिंदु O है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि PO और Q, P और Q ये जो हमारा कोण बनता है ये हमारा कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री का दिया हुआ है, और हमसे पूछा जा रहा है कि PTQ कितना होगा, मतलब PTQ मतलब ये वाला कोण हमसे पूछा जाता है। अब देखिए ये 110 का है, तो इधर वाला कोण जो हमारा होगा वो 55 का, और इधर वाला भी 55 का, आधा आधा कर देते हैं, और यहाँ जो कोण हमें बनेगा यहाँ नियम के अनुसार ये कितने का होगा, 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता ही है। तो इस तरह से ये दोनों हमारे कोण हो गए 55 के, और ये हो गया 90 का, तो हमारा जो बचा हुआ क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा जो कोण होगा ये 70 डिग्री का हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ें तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, तो ये हमारे क्या सिंपल से प्रश्न है, तो एक बिंदु पर स्पर्श रेखा जो है उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ हो जाएगा उत्तर आ जाएगा हमारा 1। फिर दूसरे वाले में वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा छेदक रेखा उसे कहते हैं, और यहाँ आ जाएगा 1 पहले वाले में। इसी प्रकार तीसरे में वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को, तो उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। फिर स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये जो है ना त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, जिसका कि प्रयोग हमने ऊपर के प्रश्नों को हल करने के लिए किया है। फिर हमारा है सत्य और असत्य वाले प्रश्नों को यदि हम देखें तो हमारा पहला सत्य वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है, तो ये हमारा सत्य है। फिर वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखा कहलाती है, तो दोनों ही हमारे सत्य हैं। फिर एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर, वृत्त के दो बिंदुओं पर स्पर्श प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहते हैं, तो देखो ये यहीं पे हमसे पूछ लिया गया है, तो ये हमारी हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा पहले वाले का छेदक रेखा। जबकि दूसरा है वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है, तो वो कहलाती है स्पर्श रेखा, दूसरे का उत्तर हो जाएगा स्पर्श रेखा। इस तरह से साथियों इस पाठ के ऑब्जेक्टिव भी हमारे समाप्त हुए। आज के इस भाग में पाठ 10 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हमने चर्चा की, और अगले भाग में हम 11 से जो अंतिम हमारा पाठ है पाठ 14 तक की हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले हम आपको पार्ट 1 से पार्ट 5 तक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पूरा सविस्तार हल करके हमने दिखाया है। यदि आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।